नीचे लिखे गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या है, अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता जो है आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न विज्ञापित जो है शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, वे कूड़ा खाद हैं। समाज में वर्गों की दूरी जो है बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी संस्कृति जो है अस्मिता का वास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तत्कालीन लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड जो है ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रीयता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपने बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। 86 क्वेश्चन है कि इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, में किस संस्कृति की बात है? तो उपभोक्ता संस्कृति की बात हो रही है इस गद्यांश में। उपभोक्ता संस्कृति के फैलाव और उसके दुष्परिणामों पर चिंता व्यक्त की गई है। अतः विकल्प ए संगत उत्तर है। जीवन में अशांति पैदा होने का कारण क्या है? लक्ष्य भ्रम, कूड़ा खाद या शीतल पेय, या जीवन स्तर का अंतर। तो इसका सही जवाब डी है, जीवन स्तर का अंतर जो है। उपभोक्ता संस्कृति के प्रसार के फलस्वरूप समाज के वर्गों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है तथा जीवन स्तर में भी बड़ा अंतर आ रहा है। जीवन स्तर का यह अंतर जो है अशांति का कारण बन रहा है। 88 क्वेश्चन है, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें, यह आशय क्या है? तो सी है कि अपनी संस्कृति को न छोड़ें। महात्मा गांधी जी भारतीय संस्कृति के पक्ष में थे। उनका कहना था, यदि दूसरी संस्कृतियों के कुछ अच्छी बातें हों तो उनको ग्रहण करें, किंतु अपनी बुनियाद अर्थात अपनी संस्कृति को ना भूलें। 89 क्वेश्चन है कि शीतल पेय आदि को बताया है, तो क्या बताया है? बहुत अच्छा, अखाद्य या हानिकारक, लाभकारी। तो इसे अखाद्य बताया है। क्या बताया? अखाद्य। फैक्ट्रियों में रासायनिक पदार्थों की सहायता से निर्मित शीतल पेय पदार्थ तथा प्रोसेस्ड फूड्स स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से हानिकारक है। सभी कृत्रिम पदार्थ जो है अखाद्य हैं। उपभोक्ता संस्कृति क्या नहीं कर रही? तो नैतिकता को बढ़ा रही है। नैतिकता को बढ़ा रही। उपभोक्ता संस्कृति की सबसे नकारात्मक दृष्टि यह है कि यहाँ मनुष्य न रहकर ग्राहक उपभोक्ता हो जाता है। अब उत्पादक को अपना तैयार माल किसी भी तरह उपभोक्ता पर थोपना है, फिर चाहे वो खाद हो या खाद। इन उत्पादक इकाइयों को ना संस्कृति से मतलब होता है, ना नैतिकता से। नैतिकता को बढ़ाने में इसका कोई योगदान नहीं होता। 91 क्वेश्चन है कि शिक्षण जो है सीखने की प्रक्रिया कौन, क्या और कैसे का एकीकरण है। निम्नलिखित में से कौन इस प्रक्रिया में कौन का गठन करता है? तो डी सही है, विकास का संज्ञानात्मक स्तर। शिक्षण जो है सीखने की प्रक्रिया कौन, क्या और कैसे का एकीकरण है। इनमें कौन का गठन विकास का संज्ञानात्मक स्तर करता है। बालक की मानसिक क्षमता के विकास, जिसमें बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान की क्षमता सम्मिलित होती है, वह संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। निरंतर शिक्षा प्रक्रिया, छात्रों और शिक्षक की भागीदारी किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली की विशेषता है? तो यह सही जवाब औपचारिक शिक्षा है कि औपचारिक शिक्षा जो है निरंतर शिक्षा प्रक्रिया छात्रों और शिक्षक की भागीदारी को सुनिश्चित करती है। अनियमित शिक्षा के अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस तरह की शिक्षा में किसी चीज़ की निश्चितता नहीं होती। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य उन प्रौढ़ व्यक्तियों को शैक्षिक विकल्प देना है जिन्होंने समय पर शिक्षा नहीं पाई थी। दूरस्थ शिक्षा में शिक्षक तथा छात्र को स्थान विशेष अथवा समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती। 93 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही प्रतिक्रिया चुनें। एक समावेशी कक्षा के आदर्श व्यवस्थापन सेटअप में विशिष्ट शिक्षा आवश्यकताओं वाले छात्र हैं।
तो बी सही है। कहा कि शेष विद्यार्थियों के साथ कक्षा में तितर बितर हो गए हैं। एक समावेशी कक्षा के आदर्श व्यवस्थापन सेटअप में विशिष्ट शिक्षा आवश्यकताओं वाले छात्र हुए हैं जो कक्षा के शेष विद्यार्थियों के साथ कक्षा में तितर बितर हो गए हैं। शेष अन्य विकल्प जो है असंगत है। समावेशी शिक्षा में सामान्य छात्रों के साथ विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को एक साथ बैठाकर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। 94 क्वेश्चन है पीसी के में अध्यापन सामग्री और ज्ञान का अर्थ है। तो सही जवाब है छात्रों को जानना। पीसीके में अध्यापन सामग्री और ज्ञान का अर्थ छात्रों को जानना है, क्योंकि छात्रों की विशेषताओं को जानकर एक शिक्षक उसके शैक्षिक विकास संबंधी उद्देश्यों को पूर्ति कर सकता है। शेष दिए गए विकल्प जो है संगत है। 95 क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया में 2 चरण सम्मिलित होते हैं। एक प्रारंभिक चरण होता है और दूसरा चरण जो है निम्नलिखित में से क्या है। तो दूसरा चरण जो है सीखने का वास्तविक चरण होता है। सीखने की प्रक्रिया में 2 चरण होते हैं, एक प्रारंभिक चरण और दूसरा सीखने का वास्तविक चरण। खुद की कमजोरियों को पहचानना, क्षमताओं को समझना, गुरु का मार्गदर्शन इत्यादि सीखने के चरण हैं। रचनात्मक प्रक्रिया में रचनात्मकता तथा अनुसंधान का ढांचा होता है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ नया बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो शून्य पाठ्यक्रम का वर्णन करता है। तो यह पाठ्यक्रम जो है वे उपविषय जो पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। तो निम्नलिखित में से वे उपविषय जो पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं कथन जो है शून्य पाठ्यक्रम का वर्णन करता है। शेष अन्य विकल्प असंगत है। पूर्ण पाठ्यक्रम में से कुछ अंश पाठ्यक्रम के निकाल दिए जाते हैं, उसे ही शून्य पाठ्यक्रम कहा जाता है। 97 क्वेश्चन है कि बुद्धिमत्ता को संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ज्ञान और अनुभव। बुद्धिमत्ता को ज्ञान और अनुभव के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता का आशय समझदारी, अक्लमंदी होता है। बुद्धिमत्ता जो है बौद्धिक क्षमता का परिचायक होती है, जो किसी वस्तु को यथाशीघ्र सीखने, समझने, बूझने, तर्क आदि के परिप्रेक्ष्य में समझी जाती है। 98 क्वेश्चन है उत्तर का चयन करें। पाठन से पूर्व इनमें से किस विषय में क्रियाशीलता आवश्यक है, क्योंकि यह भविष्यवाणियाँ और शब्दावली के साथ छात्र का स्थान ले लेती है। तो सी सही है, विज्ञान है। पाठन से पूर्व विज्ञान विषय में क्रियाशीलता आवश्यक है, क्योंकि यह भविष्यवाणियों और शब्दावली के साथ छात्र का स्थान ले लेती है। शेष विकल्प जो है संगत है। 99 क्वेश्चन है कि वाक्य पूर्ण करने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनें। यह जो ध्वनि सदृश अनुभूति देती है। तो नृत्य, इसका सही जवाब क्या है। संगीत है। संगीत वह है जो ध्वनि सदृश अनुभूति देती है। शेष दिए गए अन्य विकल्प जो है असंगत है। 100वां क्वेश्चन है कि रेवंत परिवार का मुखिया है। रेवंत क्या है, परिवार का मुखिया है और संपत्ति का नेतृत्व और नियंत्रण रखता है, क्योंकि वह निम्नलिखित में से किस सामाजिक प्रणाली का पालन करता है। साम्राज्य का, अराजकता का, पितृसत्ता का, मातृसत्ता का। तो अराजकता का। रेवंत परिवार का मुखिया और संपत्ति का नेतृत्व और नियंत्रण रखता है, क्योंकि वह पितृसत्तात्मक सामाजिक प्रणाली का पालन करता है। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में पुरुष ही घर का मुखिया होता है, वही जो है समस्त संपत्तियों की देखभाल करता है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी हिंदी मेल फीमेल व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। एग्ज़ाम डेट जो है 28/12/2014 है। शिफ्ट जो है सेकंड है। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि कौन सी है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि ज्ञानपीठ, साहित्य रत्न, साहित्य वाचस्पति, पद्म विभूषण। तो साहित्य वाचस्पति है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि जो है साहित्य वाचस्पति है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि साहित्य वाचस्पति है। हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सुमित्रानंदन पंत को 1968 ईस्वी में चिदम्बरा नामक रचना पर दिया गया। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। इसे भी भारत रत्न के साथ जो है 1977 में बंद कर दिया गया था तथा 1980 में फिर से शुरू किया गया। 3 पद्म पुरस्कार जो है निम्नवत हैं। पहला पद्म विभूषण है, दूसरा पद्म भूषण है और पद्मश्री। तो पद्म विभूषण क्या है, यह पुरस्कार जो है असाधारण
एवं विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्म भूषण क्या है, किसी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। दूसरा क्वेश्चन है कि जायसी किस शासक के काल में थे? शेरशाह, अकबर, शिवाजी, औरंगजेब। तो जायसी किस शासक के काल में थे? शेरशाह के शासक के काल में थे जायसी जो है शेरशाह के शासन काल में थे। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुहीउद्दीन के शिष्य थे। ये अमेठी के निकट जो है जायस में रहते थे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं अगर देखें तो पद्मावत हो गया, आखिरी कलाम, अकरावट, कहरानामा और चित्ररेखा कन्हावत भी इनकी रचना है। तो जायसी जो है शेरशाह के शासन काल में थे। जायसी जो है प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुहीउद्दीन के शिष्य थे और ये अमेठी के निकट जायस में रहते थे। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम क्या था? वैद्यनाथ प्रसाद, वैद्यनाथ दुबे, वैद्यनाथ द्विवेदी या वैद्य विनोद द्विवेदी। तो अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन के नाम की बात करें तो यह वैद्यनाथ द्विवेदी था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम क्या था? वैद्यनाथ द्विवेदी। द्विवेदी जी व्योमकेश शास्त्री नाम से आरंभ में रचना करते थे। किस नाम से? व्योमकेश शास्त्री नाम से आरंभ में रचना करते थे। इनकी प्रथम आलोचनात्मक कृति अगर देखें तो सूर साहित्य 1930 ईस्वी है। इनकी प्रथम आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो सूर साहित्य 1930 ईस्वी। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम क्या था? वैद्यनाथ द्विवेदी था और इनकी प्रथम आलोचनात्मक कृति सूर साहित्य 1930 ईस्वी है। और द्विवेदी जी व्योमकेश शास्त्री नाम से आरंभ में रचना करते थे। चौथा क्वेश्चन है किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का बापू कहा गया? ऐसे कौन से रचनाकार हैं जो हिंदी साहित्य का बापू कहा गया? महात्मा गांधी, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो सियाराम शरण गुप्त जो हैं उनको हिंदी साहित्य का क्या कहा गया? बापू कहा गया सियाराम शरण गुप्त को। इनकी रचनाओं की बात करें तो अनाथ हो गया, मौर्य विजय हो गई, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी, नकुल, मृणमयी, आद्रा, विषाद, दुर्बादल। कौन? अनाथ, मौर्य विजय, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी, नकुल, मृणमयी और आद्रा, विषाद और दुर्बादल आदि जो है ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? सियाराम शरण गुप्त की। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। ये दद्दा के नाम से विख्यात कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के कवि हैं और ये दद्दा के नाम से विख्यात कवि हैं। पांचवा क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं? यह किसकी आत्मकथा कृति है? क्या भूलूं क्या याद करूं? अज्ञेय की रचना है राहुल शंकर त्यान। हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा जयशंकर प्रसाद। तो हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। इनकी अन्य आत्मकथा की बात करें तो नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान 1985। छठवां क्वेश्चन है कि अनुकरण सिद्धांत किस पश्चिमी समीक्षक का सिद्धांत है? अनुकरण सिद्धांत जो है किस पश्चिमी समीक्षक का सिद्धांत है? अरस्तु, प्लेटो, कार्ल मार्क्स, लॉन्जाइनस। तो अनुकरण सिद्धांत की बात करें तो यह जो है अरस्तु की जो है सिद्धांत है। अनुकरण सिद्धांत पश्चिमी समीक्षक अरस्तु का सिद्धांत है। प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा कि दास्ता जो है मृत्यु से भयावह है। प्लेटो ने क्या लिखा रिपब्लिक में? तो प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है कि दास्ता जो है मृत्यु से भयावह है। और लॉन्जाइनस के ग्रंथ का नाम क्या है? तो लॉन्जाइनस के ग्रंथ का नाम है पेरीहुप्सुस। कौन सा है? पेरीहुप्सुस जो है ग्रंथ लॉन्जाइनस का है। और रिपब्लिक में प्लेटो ने लिखा कि दास्ता मृत्यु से भयावह है। तो अनुकरण सिद्धांत किस पश्चिमी समीक्षक का सिद्धांत है? ये अरस्तु का है। सातवां क्वेश्चन है कि आलोचना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? लखनऊ, दिल्ली, मिर्ज़ापुर, मुंबई। तो आलोचना पत्रिका की बात करें तो ये दिल्ली से प्रकाशित होती है आलोचना पत्रिका।
यह त्रैमासिक पत्रिका है। यह क्या है? त्रैमासिक पत्रिका है। और इसके संपादक की बात करें तो अरुण कमल है। कौन है? अरुण कमल। शेष पत्रिकाओं का विवरण निम्न है। अगर तद्भव की बात करें तो यह भी त्रैमासिक है और अखिलेश जो है संपादक है तद्भव के। और यह स्थान जो है प्रकाशित होती है लखनऊ से। नागरी नीरद की बात करें तो यह साप्ताहिक है और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है संपादक है इसके नागरी नीरद के। और यह स्थान जो है मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती है। धर्मयुग की बात करें, धर्मवीर भारती संपादक हैं और साप्ताहिक है और यह बम्बई से प्रकाशित होती हैं। तो आलोचना की पत्रिका की बात करें तो यह जो पत्रिका है यह दिल्ली से प्रकाशित होती है और इसके संपादक जो हैं अरुण कमल हैं। और तद्भव की बात करें, अखिलेश संपादक, त्रैमासिक लखनऊ से, नागरी नीरद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन मिर्ज़ापुर से, साप्ताहिक है। धर्मयुग धर्मवीर भारती बम्बई से साप्ताहिक। 8वां क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक पत्र के संस्थापक तथा निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक पत्र के संस्थापक थे तथा निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे? नेशनल हेराल्ड, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स या डेक्कन हेराल्ड? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये नेशनल हेराल्ड जो है नेशनल हेराल्ड दैनिक पत्र के क्या थे? संस्थापक तथा निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड दैनिक पत्र के संस्थापक तथा निदेशक मंडल के क्या थे? अध्यक्ष थे। 9वां क्वेश्चन है प्रेमचंद ने सन 1930 में किस पत्रिका का आरंभ किया था? सरस्वती, धर्मयुग, हंस, सारिका? तो प्रेमचंद ने सन 1930 में किस पत्रिका का आरंभ किया था? तो हंस पत्रिका का जो है 1930 में इन्होंने आरंभ किया था प्रेमचंद ने। यह मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन अगर देखें तो बनारस से हुआ था। 2013 ईस्वी तक इस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो राजेंद्र यादव थे 2013 ईस्वी तक इस पत्रिका के संपादक हंस पत्रिका के। वर्तमान में इस पत्रिका के संपादक की बात करें तो प्रसिद्ध कहानीकार जो हैं संजय सहाय। वर्तमान अगर देखें इस पत्रिका के संपादक जो हैं प्रसिद्ध कहानीकार संजय सहाय हैं। इसका प्रकाशन जो है दिल्ली से होता है। शेष का विवरण निम्न है। सरस्वती की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं संपादक और इलाहाबाद से यह प्रकाशित होती थी। धर्मयुग धर्मवीर भारती बम्बई से 1950 में। सारिका की बात करें तो सारिका के संपादक जो हैं कमलेश्वर हैं। और हंस पत्रिका के संपादक की बात करें तो प्रेमचंद हैं। और अगर बात करें 2013 ईस्वी तक इस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव थे। और वर्तमान में इस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रसिद्ध कहानीकार संजय सहाय हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाप्राण विशेषण किस कवि को प्रदान किया गया है? महाप्राण विशेषण किस कवि को प्रदान किया गया है? जैनेंद्र प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला? तो महाप्राण जो है विशेषण यह निराला को प्रदान किया गया है। महाप्राण विशेषण कवि निराला को प्रदान किया गया। इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, छांदे, काकले? कौन कौन सी रचना है? अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, छांदे, काकले इत्यादि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में क्या माना जाता है? मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। मुक्त छंद का। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति होती है। निराला ने अपने परिमल रचना में लिखा कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति होती है। 11वां क्वेश्चन है कि इनमें से एक धूमिल की रचना कौन सी नहीं है? तो कल सुनना मुझे, भूरी भूरी खाक धूल, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक? तो इनमें से धूमिल की रचना कौन सी नहीं है? तो बी सही है। भूरी भूरी खाक धूल यह रचना निराला धूमिल की नहीं है बल्कि मुक्तिबोध की रचना है। भूरी भूरी खाक धूल, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक, ये सभी रचना जो है किसकी है? ये सभी रचना धूमिल की रचना है। और भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है? मुक्तिबोध की है। इनका पूरा नाम अगर देखें तो गजानन माधव मुक्तिबोध था। इनकी यह रचना जो है काव्य विधा की है।
इनकी एक अन्य रचना जो है चाँद का मोटेड़ा है। इनकी शेष कविताएँ इस प्रकार हैं: ब्रह्म राक्षस है, अंधेरे में है, भूल गलती है, अंतःकरण का आयतन है इनकी रचना। शेष रचनाएँ जो है सुदामा पांडे धूमिल के काव्य संग्रह हैं। 12 क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, इंसा अल्लाह खां, लाला श्रीनिवास दास, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इंसा अल्लाह खां है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां। तो इस रचना का दूसरा नाम अगर देखें तो इसी रचना का दूसरा नाम है उदयभान चरित भी है। इसी रचना का रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम अगर देखें तो उदयभान चरित भी है। रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक के श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ। अगर देखें तो गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ। इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की कि यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है न पुट। तो इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की कि यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है न पुट है। 13वां क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम को कब पारित किया गया? 1963, 67, 49 या 45। तो राजभाषा अधिनियम को पारित किया गया था 1963 में। इसमें कुल 9 धाराएं हैं। इसे सन 1967 में संशोधित कर दिया गया। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। 1945 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा ने नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया। 14वां क्वेश्चन है कि विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की जो है झलक, यह किसकी रचना है? मोहनदास करमचंद गांधी, मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय। विश्व इतिहास की झलक जो है यह किसकी रचना है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है कि विश्व इतिहास की झलक शीर्षक पुस्तक के रचनाकार कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। मदन मोहन मालवीय ने लीडर तथा अभ्युदय पत्रिकाओं का संपादन किया। मदन मोहन मालवीय ने लीडर तथा अभ्युदय पत्रिकाओं का संपादन किया। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत तथा ग्राम स्वराज्य इत्यादि पुस्तकों की रचना की। तो विश्व इतिहास की झलक किसकी रचना है? तो हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की। फिर उसके बाद मदन मोहन मालवीय ने लीडर तथा अभ्युदय पत्रिकाओं का संपादन किया। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत तथा ग्राम स्वराज्य इत्यादि पुस्तकों की क्या की है? रचना की है। 15वां क्वेश्चन है खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद, अमीर खुसरो, स्वामी प्राणनाथ, रसिकराज। तो खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किस लेखक ने किया था? तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो यह भी सही है, मतलब अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग किया था। अमीर खुसरो, तो खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। खुसरो का वास्तविक नाम अगर देखें तो अबुल हसन था इनका वास्तविक नाम। ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन थे ये? निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इनका वास्तविक नाम जो था अबुल हसन था। खुसरो ने दिल्ली सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि हैं। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि। हिंदी में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य परिप्रवास की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय रियोद ने की। 16 क्वेश्चन है कि दुलाई वाली किसकी कहानी है? दुलाई वाली किसकी कहानी? रविंद्रनाथ टैगोर, बीकाजी कामा, बंग महिला, सरोजिनी नायडू। तो दुलाई वाली कहानी अगर देखें तो बंग महिला की रचना है। दुलाई वाली कहानी के लेखक कौन है? बंग महिला राजेंद्र बाला घोष हैं। ये मिर्ज़ापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी थी। बंग महिला की शेष कहानियाँ अगर देखें तो निम्नवत है: चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू और दालिया। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? बंग महिला की हैं, जिसे राजेंद्र बाला घोष कहते हैं, और ये मिर्ज़ापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी थी। तो इनकी रचना चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू
और दालिया आदि है। 17 क्वेश्चन है, हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार कौन थे? फारस के मुसलमान थे, सिंधु घाटी के लोग, हिंदुस्तानी समुदाय के लोग या मुसलमान, या हैदराबाद के मुसलमान। तो हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार अगर देखें तो फारस के मुसलमान थे। हिंदी शब्द का वास्तविक सूत्रधार कौन थे? तो फारस के मुसलमान। हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार क्या थे? फ्रांस के मुसलमान थे। शरफुद्दीन यज़दी ने सन 1424 ईस्वी में जफरनामा नामक ग्रंथ में विदेशों में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किया। तो हिंदी शब्द के वास्तविक सूत्रधार कौन थे? तो फारस के मुसलमान थे। और हिंदी शब्द के जो है फ्रांस के मुसलमान थे। शरफुद्दीन यज़दी ने सन 1424 ईस्वी में जफरनामा नामक ग्रंथ में विदेशों में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किया। 18 क्वेश्चन है कि प्रख्यात लेखक व आलोचक डॉक्टर नगेंद्र लंबे अरसे तक किस विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष रहे हैं? प्रख्यात लेखक हैं व आलोचक भी हैं। डॉक्टर नगेंद्र जो है लंबे अरसे तक किस विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष रहे? आगरा, बनारस, लखनऊ या दिल्ली? तो ये दिल्ली के जो है विभागाध्यक्ष थे, विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष रहे। तो प्रख्यात लेखक व आलोचक डॉक्टर नगेंद्र जो है लंबे अरसे तक दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष रहे। डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक पुस्तकें साकेत, एक अध्ययन। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक पुस्तकें कौन सी हैं? तो साकेत, एक अध्ययन है, साहित्य का समाजशास्त्र है, रीति काव्य की भूमिका। साकेत, एक अध्ययन, साहित्य का समाजशास्त्र, रीति काव्य की भूमिका। ये सभी रचनाएं जो हैं डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक कृति हैं। तो एक साकेत, एक अध्ययन, साहित्य का समाजशास्त्र, रीति काव्य की भूमिका इत्यादि। 19वां क्वेश्चन है, काव्य प्रकाश किसकी रचना है? मम्मट की, भट्टलोल्लट की, बाणभट्ट, भरतमुनि? अगर काव्य प्रकाश की बात करें तो यह जो रचना है यह मम्मट की रचना है। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। यह रचना जो है ध्वनि विरोधी ग्रंथ है। इसमें कुल 10 उल्लास अध्याय हैं। मम्मट का जन्म जो है कश्मीर में हुआ था तथा इनके पिता का नाम क्या था? कैयट था। इनके पिता का नाम क्या था? कैयट था। इनका समय जो है 11वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। शेष आलोचकों की रचनाएं निम्नांकित हैं। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र कादम्बरी नामक ग्रंथ लिखा। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। तो अगर काव्य प्रकाश की बात करें तो ये मम्मट की रचना है और यह रचना ध्वनि विरोधी ग्रंथ है जिसमें कुल 10 उल्लास अध्याय हैं। मम्मट का जन्म की बात करें तो कश्मीर में हुआ था और इनके पिता का नाम क्या था? कैयट था। इनका समय 11वीं शती का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। और बाणभट्ट ने हर्षचरित्र कादम्बरी नामक ग्रंथ लिखा और भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा है। 20वां क्वेश्चन है, बघेली यह किस हिंदी की बोली है? खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी? तो बघेली की बात करें तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश विकसित हिंदी की बोली है यह बघेली, पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश विकसित हिंदी की बोली। जबकि खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत शौरसेनी अपभ्रंश विकसित बोली है। 21वां क्वेश्चन है कि भाषा समाज निरपेक्ष होती है। भाषा समाज निरपेक्ष होती है, यह कथन असत्य है या सत्य है, या असत्य हो सकता है या सत्य भी हो सकता है? तो भाषा समाज जो है निरपेक्ष होती है, यह कथन जो है असत्य है। दिए गए विकल्पों में भाषा समाज निरपेक्ष होती है, यह कथन क्या है? असत्य है। 22 क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 1945, 49, 60 या 50? तो 1949 में जो है देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार किया गया। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया। इस लिपि के अंतर्गत हिंदी आती है, नेपाली आता है, संस्कृत, राजस्थानी। देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? हिंदी, नेपाली, संस्कृत, राजस्थानी आदि भाषाएं। और इस देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में 14 सितंबर 1949 को जो है स्वीकार किया गया। 23 क्वेश्चन है कि औहट्ट का तात्पर्य क्या है? प्रतिष्ठित अपभ्रंश, अवधि, सदुक्कड़ी, ब्रज। तो औहट्ट के तात्पर्य की बात करें
तो यह परिनिष्ठित अपभ्रंश है। अवहट्ट का तात्पर्य क्या है? परिनिष्ठित अपभ्रंश है। अवधि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अर्धमागधी अपभ्रंश विकसित बोली है। ब्रज जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत शौरसेनी अपभ्रंश विकसित बोली है। 24 क्वेश्चन की बात करेंगे कि इंदुमती के रचनाकार कौन है? उदय शंकर भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इंदुमती के रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इंदुमती कहानी के रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी। इस कहानी को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक जो है टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना है। इस कहानी को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक जो है टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी मानते हैं। कौन मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी मानते हैं, इंदुमती को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानियाँ निम्नवत हैं। अगर देखें चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी तो सुखमय जीवन इनकी कहानी है, और बुद्धू का कांटा है उसने कहा था। ये सभी रचनाएं जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं। विद्यापति की भाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, प्राकृत या मैथिली? तो विद्यापति की भाषा मैथिली है। विद्यापति की भाषा क्या है? मैथिली है। इसी भाषा में इन्होंने पदावली तथा गोरक्ष विजय नाटक का गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग जो है मैथिली में लिखा। इसी भाषा में इन्होंने पदावली तथा गोरक्ष विजय जो नाटक है का गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग जो है मैथिली में लिखा। इनके अन्य विवरण इस प्रकार है। विद्यापति जो है बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे विद्यापति। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? तो विद्यापति गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विद्यापति कहाँ के राजा? तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विद्यापति को जातीय कवि बच्चन सिंह ने कहा। विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा? तो बच्चन सिंह ने कहा। अगला है कि महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवों उपासक स्वीकार किया है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को क्या माना? पंचदेवों उपासक स्वीकार किया है। तो विद्यापति की भाषा मैथिली थी, और विद्यापति जो है बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था, और विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विद्यापति को जातीय कवि बच्चन सिंह ने कहा। महामहोपाध्याय और प्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेव उपासक स्वीकार किया, और इनकी रचना जो है पदावली तथा गोरक्ष विजय नाटक का गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग जो है मैथिली में लिखा है। 26 क्वेश्चन है कि लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? अष्टाध्यायी में, कामसूत्र में, नाट्यशास्त्र में, साहित्य दर्पण में। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? तो ये अष्टाध्यायी में मिलता है। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी के रचनाकार की बात करें तो महर्षि पाणिनि थे। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? महर्षि पाणिनि है। और लिपि एवं सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है लिपि का? तो अष्टाध्यायी में लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। 27 क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है? दक्कनी हिंदी, हिंदुस्तानी, कन्नौजी या बघेली? तो रानी केतकी की कहानी की भाषा हिंदुस्तानी है। रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है? हिंदुस्तानी है। इसके लेखक इंशाअल्लाह खां हैं। रानी केतकी की कहानी शैली की दृष्टि से हास्य प्रधान है। शेष विकल्प जो है असंगत है। शैली की दृष्टि से देखें तो ये हास्य प्रधान जो है कहानी है, और ये हिंदुस्तानी भाषा है इसमें। 28 क्वेश्चन है कि इनमें से एक द्राविड़ परिवार की भाषा नहीं, तो अस्तोनी, कन्नड़ या ब्राह्वी, तमिल। तो इनमें से एक द्राविड़ परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? तो अस्तोनी जो है द्राविड़ परिवार की भाषा नहीं, बल्कि कन्नड़, ब्राह्वी और तमिल ये सभी हैं परिवार की जो है द्राविड़ परिवार की भाषा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 29 क्वेश्चन है कि हिंदी में सीधे संस्कृत से आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं? तो ये तत्सम कहते हैं। हिंदी में सीधे संस्कृत से आए हुए शब्दों को तत्सम कहते हैं। तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उसे तद्भव कहलाते हैं।
तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग हो गया, मोर हो गया, पी हो गया आदि, ये क्या है? तद्भव हैं। देशज किसे कहते हैं? देशज शब्द वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे चिड़िया हो गया, कटरा हो गया, ठेठ हो गया, खिड़की, पगड़ी, डोंगा या डाव इत्यादि। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे फारसी, अरबी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि, ये सभी विदेशी भाषा शब्द हैं। 30 क्वेश्चन है। भारत के लिए इंडिया शब्द किसके द्वारा दिया गया? अंग्रेजों द्वारा, ग्रीक निवासियों द्वारा या दक्षिण भारतीयों द्वारा या फ्रांसीसियों द्वारा? तो अंग्रेजों द्वारा जो है इंडिया शब्द दिया गया था। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा दिया गया। जब अंग्रेजों को पता चला कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली और सिंधु नदी को इंडस नदी कहते हैं, तो इसके आधार पर अंग्रेजों ने भारत को इंडिया नाम दे दिया। जब अंग्रेजों को पता चला कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली और सिंधु नदी को इंडस नदी कहते हैं, तो इसके आधार पर जो है अंग्रेजों ने भारत को इंडिया नाम दे दिया।